जी बेटे, जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है बेसिकली हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंटेनर्स कि बेटे कंटेनर्स कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के पाए जाते हैं, मार्केट में कितने तरह के अवेलेबल है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर हमने स्टडी किए थे, लेकिन बेटे उनको क्लासिफाई हमने किया हुआ था टू डिफरेंट बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लोजर कि बेटे आप किस तरह का क्लोजर इस्तेमाल करें, जिसमें हमने मुख्तलिफ पढ़े, एयर टाइट पढ़े, वेल क्लोज पढ़े, लाइट रेजिस्टेंट, हर्मेटिकली सील्ड, सिंगल डोज, मल्टी डोज, ये डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स थे। लेकिन बेटे ये थे ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ क्लोजर। ठीक है, अगर अब आप देखें तो सेकंड टाइप जो हमने स्टार्ट की थी वो थी अकॉर्डिंग टू द शेप। ठीक है, यानी कि जब आप कंटेनर्स को उनकी शेप की बेसिस पे बेटे डिफरेंशिएट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द शेप आपके कंटेनर की क्लासिफिकेशन है। जैसे बेटे अगर आप देखें तो कुछ कंटेनर्स होते हैं वो नैरो माउथ होते हैं, जितनी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती है ना, जैसे आपके पास सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, एलिक्सर्स हैं, जितने भी बेटे ये सारी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, ये सारी आपके पास हमेशा आपके नैरो माउथ कंटेनर्स में, जो आप सिरप बॉटल्स वगैरह या सस्पेंशन बॉटल बेटे क्यों नैरो माउथ में आती है, क्योंकि लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। जैसे ही आप पोर करेंगे, वाइड वाइड माउथ अगर होगा तो वो आपका ड्रग वेस्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमेशा जो आपका ड्रग होगा वो नैरो माउथ के अंदर बॉटल्स के अंदर अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो बताया था वाइड माउथ बॉटल्स होती हैं। वाइड माउथ बॉटल्स बेटे हमेशा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को पता है आपको कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि वो सेमी सॉलिड नीम ठोस हालत में होती है, ना बिल्कुल सॉलिड होती है, ना वो बिल्कुल लिक्विड होती है। ठीक है, तो नीम ठोस हालत है, जिस तरह आपके पास ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, ये मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म है बेटे, इनको सबको हमेशा वाइड माउथ कंटेनर्स में लिया जाता है। बेटे क्यों वाइड माउथ में लेते हैं, क्योंकि आपके मेथड ऑफ एप्लीकेशन बेटे बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस मेथड से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से मतलब आप उसका रूट कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपने टॉपिकली लगाना है तो ऑब्वियसली वो आप या तो बाय हैंड अप्लाई करेंगे या किसी भी कॉटन स्वैब से या किसी भी आप कह सकते हैं कि बैंडेज वगैरह से या कॉटन पैड से आप उसको करेंगे, तो वो बेटे अगर उसका वाइड माउथ होगा तो वो तभी इजीली अप्लाई हो सकता है बैंडेज पे भी और आपकी रिस्पेक्टिव साइड पे भी। ठीक है, तो जो मेन हमारे पास टॉपिक था आज का वो है बेटे ड्रॉपर बॉटल्स हैं। जैसे अगर आप सामने डायग्राम में भी देखें तो बेटे आपकी बुक के ऊपर शेयर भी हुआ है, उन्होंने ड्रॉप्स वाली बॉटल बनाई हुई है। बेटे अब इस तरह दो तरह में अवेलेबल होती हैं कि एक के साथ ड्रॉपर अलहदा होता है कि आप उसको अलहदा करके बाहर भी निकाल सकते हैं ड्रॉपर को, और दूसरा जिस तरह ये अक्सर ये आप देखें तो पैनाडोल के बच्चों के जो आती है ना सिरप आता है, वो बेसिकली इस ड्रॉपर में अवेलेबल होता है, या आपका वैसे सिरप होता है अलहदा से ड्रॉपर में मिल जाते हैं साथ ना, कि आप उस ड्रॉपर की मदद से लेके जब छोटे बच्चों को बेसिकली ऐसी बात है उनके अंदर डोज रिक्वायर्ड जो होती है, डोज नीड जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट, तो आप क्या करते हैं कि उनके अंदर ड्रॉपर यूज करते हैं ताकि आप उनको प्रॉपर डोज दे सकें। उसके अलावा बेटे ड्रॉपर बॉटल्स होती हैं, जैसे आपके आई ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स होते हैं, नोज ड्रॉप्स होते हैं, तो आप अपनी एक्यूरेट डोज इंस्टिल कर सकें ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉप वाइज इंस्टिल कर सकें, तो बेटे उसके लिए जो बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं उसको आप कहते हैं कि वो आपकी ड्रॉपर बॉटल्स हैं। जैसे आप देखें आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, eye drops, ear drops, nasal drops should be dispensed in amber colored glass bottles fitted with that dropper। तो बेटे उन्होंने कहा है कि इनको एम्बर्ड कलर्स आप अक्सर देखें ना, अगर आप होम्योपैथिक देखें तो वो मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं वो एम्बर कलर्ड ग्लास ड्रॉपर बॉटल्स में होते हैं। तो बेटे आप उसके साथ या तो फिक्स हुआ हुआ भी ड्रॉपर लगा हो सकता है, या वो बेटे आपका रिप्लेसेबल, यानी कि वो आप खोलें तो ड्रॉपर साथ बाहर आ जाए, वो भी उस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो ये बेटे आपके यूटिलाइज होते हैं। उसके अलावा थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो बेटे हमारे पास है कलेप्सिबल ट्यूब्स। कलेप्सिबल ट्यूब्स, किन ट्यूब्स को कहा जाता है बेटे, ऐसे ट्यूब्स को कहते हैं जो फोल्डेबल हो। ठीक है, जैसे आप देखते हैं पॉलीफेक्स आई ये है, इसमें स्किन ऑइंटमेंट है, वो भी बेटे आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूब्स में, डिफरेंट आई ऑइंटमेंट्स जो होती हैं वो भी आपकी अवेलेबल होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबल ट्यूब्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे जो फोर्थ नंबर पे है वहां पर उन्होंने एम्प्यूल्स बताए हुए हैं। एम्प्यूल्स आपको पता है जो बेटे इंजेक्शंस के लिए जो आपके यूटिलाइज होते हैं उनको आप कहते हैं
कि वो जो आपको एम्बर कलर 7 इंजेक्शंस के मिलते हैं, तो वो बेटे आपके एम्प्यूल्स होते हैं। एम्प्यूल्स हमेशा किस लिए पर्पस में इस्तेमाल होते हैं कि बेटे एक तो ये यूनिट डोज होती है, यानी कि ये सिंगल डोज कंटेनर्स होते हैं, और जब आपको ड्रग की अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो ना, तो आप क्या करते हैं, उसको एक दफा ही लेते हैं, पूरी क्वांटिटी को ले लेते हैं, तो उसके लिए आप एम्प्यूल्स यूज करते हैं। जबकि सेकंड नंबर अगला फिफ्थ पे आप देखें, वो वायल्स हैं। वायल्स बेटे रीयूजेबल होते हैं, यानी कि ये मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं। यू कैन गेट योर डोज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, कि आप मल्टीपल टाइम्स उसके अंदर से डोज ले सकते हैं, रीयूजेबल है। और इसके अंदर बेटे जो डोज क्वांटिटी होती है ना आपकी ड्रग की, वो ज्यादा होती है, इसलिए आप उसको मल्टीपल टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिक्स नंबर पे देखें, तो बेटे ने दिखाया पॉली इथाइलिन पैकेट्स फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड्स। बेटे जैसे अगर आप देखें कि जैसे ये ड्रिप्स वगैरह होती हैं, जैसे नीचे आपके ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ उन्होंने कि इन्फ्यूजन सेट है, उसके साथ बेटे ये पॉलीइथाइलिन बैग है, बेसिकली पैकेट है, जिसके अंदर आपके जो इतने भी आपकी इन्फ्यूजन्स होती हैं, बेसिकली जो लार्ज वॉल्यूम में होती हैं, वो आप ऐड कर लेते हैं। ये भी आपके पैकेजिंग में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा बेटे अगर 7th नंबर पे आप देखें कि एनवेलप, स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर पैक्स, कार्टन एंड बॉक्सेस, बेटे कि आप मुख्तलिफ अपने ये उन्होंने बताया कि पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, कि कोई एनवेलप भी ले सकते हैं, स्ट्रिप्स ले सकते हैं। स्ट्रिप्स क्या होती हैं बेटे? स्ट्रिप्स ऐसी पैकेजिंग को कहते हैं जिसके अंदर कैविटीज नहीं होती। जैसे अगर आप डिस्प्रीन की देखें गोली, तो डिस्प्रिन की गोली के अंदर कोई प्रॉपर खाना नहीं बना होता जिसके अंदर वो गोली पड़ी हुई होगी, ठीक है, बल्कि वो एक एलो एलो फॉइल होती है, वो एक नीचे होती है, ऊपर होती है, ऊपर से कंप्रेस कर दिया जाता है, तो आपकी टैबलेट पैक हो जाती है। उसके अंदर बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक कैविटीज नहीं होती, ठीक है, जो आपके ड्रग को जहां पर आप अपना ड्रग प्लेस करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे वो है ब्लिस्टर पैक्स। ब्लिस्टर पैक्स में क्या होता है कि प्रॉपर आपकी कैविटीज बनी होती हैं। जैसे अगर आप पैनाडोल की टैबलेट देखते हैं कि वो बेटे उसके अंदर प्रॉपर कैविटीज होती हैं जिनके अंदर आपका ड्रग पड़ा हुआ होता है, और ऊपर एलो एलो फाइल से आपकी पैकेजिंग की जाती है, ठीक है। तो ये बेटे डिफरेंट आपके मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं जिससे आप अपने ड्रग को पैक कर सकते हैं। उसके अलावा कार्टन आप लेते हैं, कार्टन और बॉक्सेस वगैरह, ये बेटे बेसिकली आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग में आते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग में मोस्टली आपके कंटेनर्स वगैरह ही आते हैं, या ये ब्लिस्टर पैक्स वगैरह ही आते हैं। ये बेटे आपकी सेकेंडरी के आप बड़े डब्बे लेते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसमें आपका ड्रग डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता ना, बल्कि आप अपने ड्रग की ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी पर्पस के लिए ये पैकेजिंग को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट कैप्सूल्स आर जनरली पैक्ड इन स्ट्रिप्स। कि बेटे जितने भी हार्ड कैप्सूल्स होते हैं या सॉफ्ट कैप्सूल्स होते हैं, या कुछ जो टैबलेट्स होती हैं, उनको स्ट्रिप पैकेजिंग में, जिसमें बेटे प्रॉपर कैविटीज नहीं होंगी, उसके अंदर इनक्लोज किया जाता है। इंडिविजुअल पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन पेपर बोर्ड्स और प्लास्टिक बॉटल्स। जबकि बेटे आप बॉक्सेस, सॉरी, जबकि बेटे आपके पाउडर्स वगैरह जैसे डस्टिंग पाउडर्स है, बल्क पाउडर्स है, इनको अलहदा प्लास्टिक के डिब्बों में, या अक्सर आप देखें तो ये जो आपके आयरन में या एल्यूमिनियम में या टिन में, कोई भी वो मेटल सेलेक्ट करते हुए अपना बॉक्स डिटरमिन कर लेते हैं जिसमें उनको पैक किया जाता है, ठीक है। अब बेटे नीचे बेसिकली उन्होंने हमें दिखाए हुए हैं डिफरेंट मटेरियल्स बताए हुए हैं जिसके आप कंटेनर्स बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपने ड्रग की पैकेजिंग के लिए कंटेनर्स इस्तेमाल करने हैं, उन सब कंटेनर्स के अंदर बेटे मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स के वो कंटेनर हो सकते हैं। कि कंटेनर आपका ग्लास का भी हो सकता है, कंटेनर आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, कंटेनर आपका मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। मेटल बेटे कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बेटे जो भी पैकेजिंग मटेरियल, एक बात आपने याद रखनी है, जो भी पैकेजिंग मटेरियल आपने सेलेक्ट करना है ना, वो बेटे हमेशा आपने इस बेस पे सेलेक्ट करना है कि वो आपके ड्रग के साथ, यानी कि जो आपके ड्रग कंटेंट्स हैं उनके साथ रिएक्टेबल ना हो, ठीक है। जैसे जो हमने डिजायरेबल फीचर्स पढ़े थे, वो सारे फीचर्स आपने लेके आने हैं ज़हन में, कि आपका एक तो कंटेनर रिजिड होना चाहिए, दूसरी बात आपके कंटेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तीसरी बात के बेटे वो किसी किस्म के मॉइस्चर को बाहर से अंदर ना एंटर होने दे, और जो आपका ड्रग का नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है उसको लॉस ना होने दे, ठीक है। तो आप फार्मास्यूटिकली एलिगेंट होना चाहिए,
तो बेटे ये डिफरेंट आपके पास है आपके पर्पसेस हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करते हुए बेटे आप अपनी प्रॉपर्टीज को अपने ड्रग के मतलब मटेरियल को डिटरमिन करते हैं कि आपके ड्रग का मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने बेसिक 4 आपके पास मटेरियल बताए हुए हैं। ग्लास है, ग्लास का भी कंटेनर आप ले सकते हैं अपने ड्रग को पैक करने के लिए, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, मेटल का भी ले सकते हैं, या किसी भी पेपर का भी ले सकते हैं जिसमें आप अपने ड्रग को इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, दे आर यूज इधर सिंगली और समटाइम्स इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। अब बेटे ये जो मटेरियल बताए हुए हैं ना, ये लाजमी नहीं है कि एक ही मटेरियल आपका ड्रग की पैकेजिंग में हो सकता है कि आप उसको पहले मेटल में करें और मेटल के बाद फिर उसको किसी पेपर कार्टन में, या कि पहले प्लास्टिक में करें, फिर उसके बाद फिर जो वो पेपर आपका वो एक पैक होता है जो डब्बी सी होती है जिसको आप कहते हैं, जिसके अंदर आप उसको दोबारा पैक करते हैं, रखते हैं, जिसके ऊपर सारा लेबल लगा हुआ होता है। तो बेटे ये मटेरियल्स एक भी यूज हो सकता है या एक से ज्यादा भी यूज हो सकता है। अब बेटे जैसे देखिए उन्होंने नेक्स्ट हमें बताया हुआ है ग्लास। ग्लास क्या है? सबसे पहला जो मटेरियल यूटिलाइज होता है बेटे, इसमें उन्होंने हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्लास हमें बता दिए हैं जो ग्लासेस आप इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग के लिए। ठीक है, इट इज हार्ड, ये उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई हैं कि जो ग्लास आपने इस्तेमाल करना है वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी हार्ड, हार्ड मतलब इट शुड बी रिजिड, कि बेटे इस तरह होना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंटल कंडीशंस हो या अगर कोई प्रेशर वगैरह अप्लाई किया जाए तो आपका जो कंटेनर है वो उसको विथस्टैंड कर सके। ठीक है, सेकंड नंबर पे है इट शुड बी ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बेटे? ब्रिटल ऐसी चीज को बोलते हैं जो हार्ड तो हो लेकिन टूट सकती हो। ठीक है, यानी कि जो आपके ग्लास कंटेनर होंगे बेटे वो हार्ड तो होंगे बट दे आर लायबल टू ब्रेकेज। ठीक है, कि वो टूट सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंट, और बेटे उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आपको इनर कंटेंट वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा हो। एंड इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। और बेटे जो भी ग्लास होगा वो हमेशा सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम के नेटवर्क से मिलके बना होता है। यानी कि जब पॉलीमर मिलते हैं ना, बहुत सारे ऑक्सीजन और सिलिकॉन एटम मिलते हैं तो वो मिलकर आपका ग्लास बनाते हैं। ठीक है, अब बेटे जो स्पेशल टाइप के ग्लास आपके इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लास, फॉर एग्जांपल कलर्ड ग्लास, हीट रेजिस्टेंट ग्लास can be produced by adding certain other substances। अब बेटा उन्होंने कहा है कि ये मुख्तलिफ ग्लासेस जो हैं, आपके कलर्ड ग्लास हैं या हीट रेजिस्टेंट ग्लास हैं, ये आप ले सकते हैं और अपने मतलब ड्रग को पैकेजिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बेटे कौन कौन से ग्लास इस्तेमाल होते हैं? टाइप 1 बोरोसिलिकेट। ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लास है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो हर एक को आप अपने ड्रग के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ग्लास आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप नॉन पेरेंट्रल, एनपी स्टैंड्स फॉर नॉन पेरेंट्रल ग्लास। ठीक है, कलर्ड ग्लास, न्यूट्रल ग्लास, ये सारी ग्लास के टाइप्स हैं बेटे जो आपके ड्रग की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है प्लास्टिक्स है। ठीक है, अब बेटे प्लास्टिक आप सबके माइंड में है, प्लास्टिक सबने मतलब मटेरियल देखा हुआ भी है। अक्सर ड्रग्स जैसे मल्टीविटामिन्स वगैरह आते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर पैक होते हैं। अब लेकिन बेटे जो प्लास्टिक है वो भी डिफरेंट नेचर का है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं, तो आप अपने ड्रग को देखते हुए अपने मतलब प्लास्टिक जो पैकेजिंग मटेरियल होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बेटे प्लास्टिक्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, कि बेटे ये बहुत ज्यादा मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बेटे इसके अंदर बहुत सारी आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन की चेन्स होती हैं, उसके साथ बहुत सारे पॉलीमर्स बाकी मॉलिक्यूल्स के लगते हैं और वो मिलकर फिर आपका प्लास्टिक बनाते हैं, इसलिए जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। ठीक है, अब मुख्तलिफ पॉलीमर जो इस्तेमाल होते हैं वो है पॉलीथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बेटे पीवीसी अक्सर आपने सुना होगा, पीवीसी पाइप्स होते हैं। ठीक है, जो पाइप्स बनते हैं वो अक्सर पीवीसी, तो अक्सर आपके जो कंटेनर होते हैं वो उस पीवीसी मटेरियल के बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। ठीक है, उसके अलावा पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीएमाइड्स या नायलॉन्स जिसको आप कहते हैं। तो बेटे ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने ड्रग के लिए पैकेजिंग मटेरियल को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटे आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स। अब बेटे मेटल्स जो होते हैं
वो ज़्यादातर आपके इस्तेमाल नहीं होते फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में। क्यों? क्योंकि बेटे जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि बेटे इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके ड्रग के साथ रिएक्ट कर जाएँगे और रिएक्ट करने के बाद ये आपके ड्रग के अंदर पॉइज़निंग कॉज़ कर देते हैं, ठीक है? पॉइज़निंग किस चीज़ की कॉज़ करते हैं कि बेटे जो आपका मेटल होता है वो डिसॉल्व या आप कह सकते हैं डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देता है आपके ड्रग के अंदर। और जैसे-जैसे वो ड्रग के अंदर, जैसे अगर आप लेड का कोई भी लेते हैं ना कंटेनर, तो एक टाइम आएगा बेटे वो जो लेड कंटेनर होगा वो डिफ्यूज होना, यानी कि लेड मेटल डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा और डिफ्यूज होकर आपकी प्रिपरेशन में एंटर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन के अंदर लेड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है? तो जब भी आपने कोई भी मेटल, पहली बात तो मेटल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अगर आप मेटल सिलेक्ट कर भी रहे हैं तो बेटे आप अपने ड्रग की कंपैटिबिलिटी उसके साथ चेक करेंगे कि वो आपके ड्रग के अंदर किसी किस्म की कोई पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी कॉज ना करे, ठीक है? जैसे देखिए बेटे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है मेटल कंटेनर्स आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर पैकिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कि बेटे ज्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज दे रिएक्ट विद द प्रिपरेशंस, क्योंकि बेटे ये प्रिपरेशंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उसके साथ मिलकर रिएक्शन कॉज करते हैं। हाउएवर दे आर यूज्ड फॉर पैकिंग एरोसोल्स, पाउडर्स एंड टैबलेट्स, जबकि बेटे ये आपके मुख्तलिफ जो एरोसोल्स हैं या पाउडर्स वगैरह हैं या टैबलेट्स वगैरह हैं, उनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि बेटे जितनी भी आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं ना, वो मोस्टली क्या करती हैं कि वो रिएक्ट कर जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो आपके पाउडर्स या सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इनको आप कर सकते हैं मेटल के अंदर पैक, क्योंकि इनके अंदर बेटे चांसेस नहीं होते कि वो डिफ्यूज़ होने के, ठीक है? तो मेटल यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स, बेटे कौन-कौन से मेटल्स इस्तेमाल होते हैं? टिन है, एल्यूमीनियम है, लेड है और आयरन। बेसिक ये 4 मेटल्स हैं जिसके आप कंटेनर इस्तेमाल करते हैं अपने ड्रग की पैकेजिंग में, ठीक है? collapsible tubes made from aluminum, tin and lead are used। बेटे अब जैसे आपकी collapsible tubes हैं, जैसे अगर आप देखें, जैसे ऑइंटमेंट्स होती हैं, जैसे पॉलीफेक्स की मैं बेटे आपको बार-बार एग्जांपल दे रही हूँ कि जो पॉलीफेक्स है वो collapsible ट्यूब है और वो मेटल, किसी भी मेटल की, एल्यूमीनियम की, टिन की या लेड की, इन तीनों में से किसी भी मेटल की बनी हुई हो सकती है। अब बेटे इस मेटल्स को आप सिलेक्ट करते हुए अपनी ट्यूब्स बना लेते हैं और फिर उनके अंदर आप अपनी ड्रग को पैक कर देते हैं। मोस्टली जो collapsible ट्यूब्स होती है उनके अंदर आपकी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, टूथपेस्ट हैं, जेल्स हैं, मैग्मास हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स होते हैं। तो बेटे ये ज्यादातर आपके collapsible ट्यूब्स जो कि एल्यूमिनियम की, टिन की या लेड की बनी हुई होती हैं, ये ज्यादातर उसकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? अब दे आर अट्रैक्टिव कंटेनर्स। अब बेटे इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी ही ये है कि जो भी कंटेनर आपने सिलेक्ट करना है, चाहे वो जिस मटेरियल का भी हो, इट शुड बी फार्मास्यूटिकली एलिगेंट, ठीक है? कि बेटे आपकी एलिगेंसी जब तक नहीं होगी, पेशेंट अट्रैक्ट ही नहीं होगा आपके ड्रग की तरफ। अब ऑब्वियसली बेटे पेशेंट अट्रैक्शन बहुत मैटर करती है, लेकिन पेशेंट अट्रैक्शन में भी डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका ड्रग, ऑब्वियसली आपका ड्रग की जो आपके ड्रग की जो फॉर्म होगी फिजिकल, वो मैटर कर रही होती है। उसके अलावा उसका रूट मैटर कर रहा होता है। आपकी पेशेंट कंप्लायंस को आप इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि आप एलिगेंट कंटेनर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपका जो पेशेंट है वो बेटे आपकी मेडिसिन को प्रॉपरली ले। कंप्लायंस बोलते हैं बेटे फॉलो अप को, स्टिक करने को। जैसे अगर मेरा डॉक्टर मुझे हिदायत दे दे कि आपने दिन में 3 दफा दवाई लेनी है, तो बेटे अगर मैं वो कंटिन्यूअसली, मतलब वो फॉलो अप कर रही हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं 3 दफा ही दवाई ले रही हूँ, तो उसको बोलते हैं कि वो पेशेंट कंप्लायंस है। तो बेटे पेशेंट कंप्लायंस इस तरह नहीं बन जाती। पेशेंट कंप्लायंस के लिए आपकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जो मेडिकेशन है उसका मतलब वो किस तरह रिप्रेजेंट की गई है, वो फार्मास्यूटिकली एलिगेंट है या नहीं है, उसमें ये फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो उसमें बेटे जो कंटेनर्स है वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो जैसे आप देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, लेड शुड नेवर बी यूज्ड अलोन फॉर एनीथिंग इंटरनली ड्यू टू द रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग। बेटे जो लेड मेटल होता है ना, उसको कभी भी कोई भी ट्यूब वगैरह या कोई भी कंटेनर वगैरह खाली लेड का नहीं बनाया जाता। अगर आपने लेड का बनाना भी है ना, तो उसके इंटरनल साइड पर लाइनिंग कर दी जाती है किसी और मटेरियल के साथ, ताकि जो आपका ड्रग है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए आपके लेड के साथ, ठीक है? यानी कि मेटल के साथ ना आए डायरेक्टली कांटेक्ट में, क्योंकि बेटे जैसे ही वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा वो आपके
ड्रग के अंदर पॉइजनिंग कॉज कर देगा। और बेटे जो लास्ट मटेरियल हम जो यूज करते हैं आपके इसमें पैकेजिंग मटेरियल में, वो है बेटे पेपर। हमारे पास है पेपर। बेटे पेपर कभी भी प्राइमरी पैकेजिंग में नहीं इस्तेमाल होता। प्राइमरी पैकेजिंग किसको कहा जाता है बेटे? जिसमें आपका जो ड्रग होता है वो आपके ड्रग के साथ, मतलब जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो आपके ड्रग के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। जैसे आपको ब्लिस्टर पैकेजिंग है या स्ट्रिप पैकेजिंग है, वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। जबकि बेटे अगर बाहर आप बाहर देखते हैं कि वो डब्बियां हैं, फिर डब्बियों को बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है, कार्टन्स को फिर मजीद बड़े बॉक्सेस में पैक किया जाता है, तो बेटे वो हमेशा सारी सेकेंडरी या टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। तो पेपर कभी भी सूटेबल नहीं ही है कि वो आपके ड्रग के साथ, क्योंकि बेटे पेपर किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होता, ना एनवायरमेंट से, ना ऑक्सीजन से, ना कार्बन डाइऑक्साइड से, ना ह्यूमिडिटी से। तो बेटे इसलिए आप पेपर को कभी भी प्राइमरी पैकेजिंग में इस्तेमाल नहीं करते। इसको ज्यादातर आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग में, यानी कि आपका जो ब्लिस्टर्स वगैरह हैं उनको पैक करने में, फिर उन ब्लिस्टर्स को आगे बड़े कार्टन में पैक करने में, जिसको आप टर्शरी पैकेजिंग भी कहते हैं, तो बेटे उन मटेरियल्स में मोस्टली आपका पेपर इस्तेमाल होता है। अदरवाइज आपका प्राइमरी में कभी भी आपका पेपर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है।